बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं फरहान असलम और आज एक बार फिर इस वक्त हम मौजूद हैं डायरेक्टरेट ऑफ फार्म्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के फील्ड में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। और आप पीछे फील्ड में देख सकते हैं कि किनवा की सोइंग हो रही है। तो हम इस एक इंट्रोडक्शन लेते हैं किनवा क्रॉप का। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर बसरा साहब से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आप हमें किनवा का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दें कि क्या कौन सी क्रॉप है ये और इसके पाकिस्तान के अंदर इसका क्या स्कोप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कुछ 10 साल पहले जब मैंने ये कंसेप्ट आया कि नई फसलों के ऊपर काम करना है, तो किन नई फसलों के ऊपर काम करना है, क्योंकि मैंने देखा कि सारे लोग यूनिवर्सिटी में, रिसर्च इदारों में वही पुरानी जो हमारी रवायती फसलें उन्हीं के ऊपर काम कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूँ, नई फसलें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो उनमें से एक लफ्ज़ ज़हन में आया जो लिटरेचर में देखने में आया कि कहीं लिखा था फंक्शनल फूड, कहीं लिखा था सुपर फूड, और कुछ लोगों की बड़ी डिमांड थी। तो मैंने कहा टेस्ट को छोड़ो, ये फंक्शनल और सुपर फूड हैं कि आज इनकी दुनिया में भी डिमांड है और कम से कम खुशहाल मुल्क इसको अफोर्ड करते हैं, तो हम ट्राई तो करें। हो सकता है कि कल को आहिस्ता आहिस्ता इनकी एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए। जैसे एक होटल है, वो जो खाना बनाता है वो अपने लिए नहीं बनाता, वो लोगों के लिए बनाता है। अब घर में जो खाना पकता है वो तो अपने लिए आप खाते हो, लेकिन जो होटल में बनता है या बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्री बनाती है तो वो उसकी मार्केट तो पूरी दुनिया होती है। तो हम क्यों ना एक मार्केट बन जाए, ऐसी चीज़ बनाएं जो दुनिया को हम बेचें, जो अच्छी क्वालिटी वाली, जिसकी डिमांड है हमारे यहाँ से ही, हमने खुद नहीं खानी, लोग तो खाएंगे ना। तो उसमें से दो लफ्ज़ आए, एक फंक्शनल फूड और एक सुपर फूड। अब उसका जब मानी देखे तो उसमें ये आया कि फंक्शन फूड ऐसी है कि जो उसके अंदर कोई ऐसे कंपाउंड हो जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए उसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हो, जो कि आम खुराक में ना शामिल हो, जिसके लिए आपको शायद दवाइयाँ खानी पड़े या बड़ी ख़ास फूड खानी पड़े। तो उसके लिए फंक्शनल फूड कहते हैं उसको। किसी ख़ास बीमारी के लिए वो इफ़ेक्टिव होते हैं। सुपर फूड वो होते हैं कि जिसमें आपको अपनी सेहत के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक में ही सब मिल जाएँ, या बहुत ज़्यादा मिल जाए, या आम खुराक में वो चीज़ें बहुत थोड़ी हों, इनके अंदर बहुत ज़्यादा हों। तो उसको जब देखा तो उसमें बेशुमार चीज़ें फिर नज़र आईं। कुछ तो ऐसी थी जो रवायती तौर पे हमारे यहाँ शामिल थी, जैसे मुरंगा, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। कुछ ऐसी थी जो पाकिस्तान में थी ही नहीं, और उनके ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखा कि उन्हें कहाँ से हम ले सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। तो देखा कि दुनिया में जर्मप्लाज्म के बड़े रिलायबल सेंटर्स मौजूद हैं कि जो काम ये करते हैं कि दुनिया भर से जर्मप्लाज्म इकट्ठा करते हैं और वो फिर जिन जिन को ज़रूरत होती है उनको देते हैं साइंटिस्ट को। तो उसमें फिर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आई वो किनवा थी। तो ये लैटिन अमेरिका की, साउथ अमेरिका की एक्चुअली ये फूड है। तो वहाँ की नेटिव फूड थी जिसको आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रियलाइज़ करा। वो सदियों पुरानी फूड थी, लोग खाते थे वहाँ पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग को इसका ये रियलाइज़ हुआ कि ये क्या फूड है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि जैसे हमारे यहाँ गंदम खाई जाती है, तो वहाँ पीरू, बोलिविया, उन इलाकों में किनवा खाया जाता था। लेकिन उनके ऊपर जब इन्वेडर्स ने कब्ज़ा कर लिया, जिसमें ज़्यादातर वो स्पेनिश थे, तो जब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने कहा कि जैसे हर इन्वेडर करता है कि वो अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, ये खुराक पीरू, बोलिविया की है। तो वहाँ जब इन्वेडर्स ने कब्ज़ा किया बहुत 100 साल पहले, तो जैसे कि हर इन्वेडर की कोशिश होती है कि जिस इलाके में जाए वहाँ उन्हें अपनी जो किस्म की खुराक है वो उन्हें खिलाए, उनकी तहज़ीब ख़त्म करे, उनका लिबास तब्दील करे, अब उनकी कल्चर, सकाफ़त, हर चीज़, मजहबी रस्म व रवाज, हर चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं। इन्वेडर्स का यही होता है हर जगह के ऊपर। तो उन्होंने भी वहाँ कोशिश की कि इनको चेंज करें। तो देखा कि उनके अंदर तब तक तब्दीली नहीं आएगी जब तक किनवा ख़त्म ना करें। किनवा को उनका मजहबी दर्जा हासिल था कि हर साल जब किनवा की बजाई होती थी तो पहली बजाई जो उनका किंग करता था, रूलर करता था, इसको देवता का दर्जा देते थे वो। तो वो उन्होंने कहा इसको ख़त्म कर दो। ये हर जगह इनकी हर मजहबी रस्म में पहले किनवा आता है, हर चीज़ में किनवा आता है, तो किनवा ही ख़त्म कर दो। तो उन्होंने किनवा के ऊपर बैन कर दिया। अब वो चूँकि इलाके बहुत दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं, तो वहाँ जहाँ तक तो उनकी फ़ौजों की रसाई थी, उन्होंने किनवा ख़त्म कर दिया। लेकिन बहुत ऊपर पहाड़ों पे जहाँ फ़ौज जा ही नहीं सकती थी, वहाँ छुप छुपा के वो किनवा लगाते रहे। तो जब जो ही अब ये वो आज़ाद हुए वो इलाके, तो वो दोबारा उनके टेस्ट बर्ड अभी भी उसके ऊपर थे, तो किनवा दोबारा आ गया, तो किनवा दोबारा पॉपुलर हो गया। तो वहाँ से फिर वेस्ट ने कहा कि ये क्यों दोबारा पॉपुलर हुआ है। तो उनको फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब जदीद रिसर्च हुई
तो उसमें फिर उन्होंने देखा कि ये 20वीं सदी के आगाज़ में एक्चुअली ये हुआ। फिर उन्होंने रिसर्च करके देखा कि इस खुराक, ये तो सुपर फूड है, इसके अंदर तो अमेजिंग न्यूट्रिशनल और मेडिसिन वैल्यू है। तो फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। तो जो 2010 में इसकी दुनिया की जो डिमांड थी उसके मुकाबले में आज अब जो है वो कई हज़ार गुना ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इस वक्त दुनिया में कुछ 100 मुल्क किनवा को काश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में काश्त नहीं हो रही। तो लकीली इसको मैंने भी यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी हमने को बुनियादी तौर पे बना ली, सीड भी ले आए और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कामयाबी है। शुक्रिया, वेलकम अगेन। डॉक्टर बसरा, आप हमें ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टेपल फूड है उसमें वीट पहले नंबर पे है, फिर राइस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो किनवा और इन हमारी जो स्टेपल क्रॉप्स हैं इनका क्या कंपैरिजन है, ये कैसे बेहतर है उनसे? देखिए, जो हमारी बुनियादी तौर पे खुराक है वो तो गंदम ही है। हमें दिन में 3 दफ़ा कम से कम गंदम की रोटी चाहिए, उसके बाद जो स्नैक्स है वो भी गंदम के चाहिए। वो वीट के बगैर तो गुजारा नहीं, वीट तो हम खाएंगे। दूसरे नंबर पे चावल है, चावल भी बहुत पॉपुलर है, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान की दूसरे नंबर की खुराक वही है। पाकिस्तान बासमती जैसी बेहतरीन दुनिया का चावल भी पैदा करता है, तो हमारी जब दावत और ख़ास हमने खाना होता है तो फिर हमें चावल ही खाना होता है। उसका टेस्ट, उसका अरोमा, सब कुछ उसका तो कोई नेबल बदल नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो आटा हमें बाज़ार से मिलता है उसमें गंदम का जो असल में 12-13% प्रोटीन है वो तो नहीं उसमें रहती, वो तो 9-10% पे आ जाती है, और उसके अडल्ट्रेशन है उसके अंदर, और फिर उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा है, ग्लूटन है, जो कि अब पेट की बीमारियों में दुनिया भर में अब उसका भी मसला हो रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर जो चावल है, चावल के अंदर जो बाज़ार में वाइट राइस, पॉलिश राइस मिल रहा है, उसके अंदर तो 3-4% सिर्फ प्रोटीन रह जाती है, बाकी कोई न्यूट्रिएंट ख़ास उसके अंदर है ही नहीं है, वो खाली अरोमा के लिए हम खाए जा रहे हैं। तो हमारी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप गंदम और चावल छोड़ दें, आप उनके साथ ऐसी न्यूट्रिशन, ऐसी फूड लेके आएँ, उनके अंदर फोर्टिफाइड कर दें, उनके अंदर मिक्स कर दें, उसके अंदर शामिल कर दें, अपनी ईटिंग हैबिट में वो बना लें कि ताकि हमारी खुराक में जो कमी हो रही है, हमारी खाने की हैबिट में कमी हो रही है, वो पूरी हो सके। अच्छा डॉक्टर बसरा, आपकी बात चलें ठीक है कि हाई प्रोटीन क्रॉप है, सुपर फूड है, लेकिन हम लोगों के तो टेस्ट बड डेवलप हो चुके हैं वीट के लिए, राइस के लिए, और इन्हीं की जो आगे बाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस क्रॉप की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है? हम लोग इसे किस तरह जो है वो कुक करके या इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये बड़ी फ़नी सिचुएशन है पाकिस्तान में। तो अगर कोई गंदम की अच्छी वैरायटी ऐसी आ जाए जिसका आटा जो है ना वो ब्राउन रंग का हो, तो लोग वो नहीं खाते, वो सफ़ेद आटा चाहिए उन्हें। वो टेस्ट में इतने कॉन्शियस हैं, थोड़ी सी रोटी का टेस्ट चेंज हो जाए वो गंदम नहीं खाते वो। और हमारे यहाँ तवे से उतरती गरम गरम रोटी खाने का रिवाज है, वो टेस्ट बड तो बने हुए उसके, ठंडी रोटी कोई नहीं खाता, पड़ी रहती। ये नान फिर उसका बनाया जाता है, वो भी इंतहाई लजीज है। वो टेस्ट बड तो हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग है, कुछ टेस्ट में हमें कोई कंप्रोमाइज़ करते, सेहत के ऊपर हम आराम से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, टेस्ट के ऊपर तो हम कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते। चावल भी मेहमान के सामने या अच्छी दावत में आप कोर्स राइस नहीं पका सकते, आप बासमती चावल ही पकाएंगे, इतना लंबा पूरे मोहल्ले में खुशबू जाए, तो फिर आप कहते हैं कि सही दावत हुई। वो टेस्ट बड का तो मुकाबला कोई नहीं है। अब किनवा उनको तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एक सेहत भी एक चीज़ होती है, एक वो भी एक चीज़ है कि जिसके ज़रिए हमने ज़िंदा रहना है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको साथ ऐड कर लें। और दूसरा, किनवा का कोई टेस्ट बुरा नहीं है, किनवा बड़ी डिलीशियस है। हमने बनाए हैं कि अगर आप इसका पुलाव बनाएं, बेहतरीन पुलाव बन सकता है। हाँ, अगर चावल का पुलाव नहीं छोड़ना चाहते, आप एक हिस्सा चावल एक हिस्सा किनवा शामिल कर दें, उसमें टेस्ट उसका ले लें, न्यूट्रिशन साथ इसकी ले लें। आप गंदम की रोटी खानी है, साथ सलाद किनवा का खा लें। आप गंदम का जो बाज़ार से डबल रोटी मिल रही, उसके अंदर किनवा भी साथ शामिल कर लें, बजाय खाली गंदम की खाने के। तो इसको शामिल किया जा सकता है, अपनी खुराक में शामिल किया जा सकता है। बेशुमार तरीके हैं, रवायती तरीके भी हैं, जदीद तरीके भी हैं। अब टीवी के ऊपर इतने ये मसाला चैनल और दूसरे चैनल लगे रहते हैं रेसिपीज़ के, अब उनका मकसद ही ये है कि वो आपको नई नई डिशें बताते हैं, तो उन्हें भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, किनवा करें। लेकिन जो हमारे टेस्ट बड में आम चीज़ है, उसमें इसका खीर, पुलाव, बिरयानी और सलाद, ये आराम से इसकी ये बन जाती हैं और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, वेलकम अगेन।
इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे किनवा क्रॉप के हवाले से। तो डॉक्टर बसरा, अभी आपने बात की कि किनवा जो है इसको सुपर फूड, फंक्शनल फूड का नाम दिया गया है और इंटरनेशनली दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी ये इतना पॉपुलर नहीं है। तो मैं सबसे पहली बेसिक चीज़ तो आपसे ये पूछूंगा कि आप सिंपल वर्ड्स में हमें बताएं व्हाई इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज सुपर फूड। इसको सुपर फूड और फंक्शनल फूड क्यों कहा जाता है? उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, एक आम तौर पे कहा जाता है कि कुछ खुराक ऐसी है कि जो सिर्फ फिलर है, यानी सिर्फ पेट भरने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो अगर ना भी आप खाएं तो आप ज़िंदा रह सकते हैं, बल्कि उनको जितना कम खाएं आप उतनी सेहत बेहतर होगी। वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट या निशास्त है, ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये तो शुगर का बायस बनता है और फौरी एनर्जी, बस ठीक है, फौरी एनर्जी मिल जाती है, लेकिन जिस्म को इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़्यादा लेते हैं। वो किस में ज़्यादा है? वो रोटी में बहुत ज़्यादा है, वो गंदम में बहुत ज़्यादा है, चावल में बहुत ज़्यादा है, आलू में बहुत ज़्यादा है। और अगर आप रोटियाँ 3-3 खा लेते हैं, 4-4 खा लेते हैं, चावल की प्लेटें 2-2 3-3 खा लें या आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये खुराक इसके अंदर आपको जो आपके जिस्म के लिए, सेहत के लिए, आपकी ग़िज़ाई न्यूट्रिशन पूरी करने के लिए सारी चीज़ें ये पूरी मुहैया नहीं करती, जिसकी वजह से उसमें कमी रह जाती है। तो ज़्यादा चीज़ चाहिए, एक तो आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन, अब किनवा के अंदर प्रोटीन जो है ना वो 15 से लेके 17% तक है, तो ये गंदम, चावल, आलू इन सब से बहुत बेहतर है। दूसरा ये है कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट जो हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ बेनिफिशियल जो फैटी एसिड है वो बहुत अच्छे हैं, तो वो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद है। तो इसके अंदर जो ऑयल थोड़ा बहुत मौजूद है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। फिर इसके अंदर ये कि एक और लफ्ज़ इसको हम कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब आम अल्फाज में, सादा से अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल की बजाय वो कम्प्लेक्स फॉर्म में हो, बजाय फ़ौरन जुज़्वे बदन बन के हमारा शुगर बढ़ा दे, वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हो और हमारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो, फिर वो शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है। उसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। तो रोटी और चावल और आलू का ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक है। उसके मुकाबले में जिन खुराक में वो सब्जियों में बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो खानी हमने चीज़ एज ए खुराक, उसमें जो किनवा है इसका बहुत आइडियल है। अच्छा डॉक्टर बसरा, हमें ये बताएं कि एक टर्म हम सुनते हैं जब भी किनवा की स्टडी करें, सेपोनन है, जिसकी वजह से इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है, लोग इसको पसंद नहीं करते, अपने जो उनका ईटिंग हैबिट है उसके अंदर वो इसको शामिल नहीं करते। ये सेपोनन है क्या, और इससे हम कैसे जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं? कैसे हम सेपोनन फ्री किनवा जो है वो यूज़ कर सकते हैं? देखिए, जो सेपोनन है ना, ये एक वाटर सॉल्युबल एक कवरिंग है सीड के ऊपर, एक ऐसी चीज़ जो धुल जाती है, एक डिटर्जेंट लाइक है। तो ये एक फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, वो कम्प्लेक्स एक बड़ी सीरीज़ है, उसमें ये सेपोनन्स आते हैं। और ये जो सेपोनन है इनकी असल में मेडिसिन वैल्यू भी है, ये अद्वियात में भी इस्तेमाल होते हैं, ये कीड़े मकोड़े भगाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये साबन जो ऑर्गेनिक बनते हैं ना, साबन शैम्पू, वो इससे बनते हैं। लेकिन चूँकि ये थोड़े कड़वे होते हैं, सारे कड़वे नहीं होते, लेकिन जो किनवा के ऊपर है वो ज़्यादातर कड़वे हैं, तो उनको आप अगर इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट तो वो कड़वाहट होगी। ज़ाहिर है खुराक तो कड़वी नहीं खा सकते आप, तो इसके लिए उसको धोना पड़ता है। फ़ायदा उसका ये है कि जो कि सेपोनन होता है इसके ऊपर, तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा और बीमारियाँ इसके ऊपर ज़्यादा जो फसल के ऊपर वो नहीं आती। लेकिन खाने से पहले उसको सेपोनन को धोना पड़ता है। सेपोनन अगर अलहदा से तरीके से, इंडस्ट्रियल तरीके से अलहदा कर लिया जाए, उससे बायो पेस्टिसाइड बन सकता है, उसको ऑर्गेनिक सोप बन सकता है, उसे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन सकती है, मेडिसिन बन सकती है। इवन जोड़ों के दर्दों में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, और ख़ास तौर पे टांगों के अंदर और जिस्म के अंदर, जो पेट के अंदर जो आपकी चर्बी जमा है उसको कम करने के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव है। दर्दों के लिए ये बड़ी इफ़ेक्टिव है, तो इसकी मेडिसिन वैल्यू है। लेकिन खाने के लिए खुराक में इसको पहले धोना पड़ता है। अच्छा, सिंपली हम इसको वॉश करें, किनवा को जो है सीड को हम घर में धो लें और सेपोनन उतर जाएगा उसका? नहीं, इसकी आम सिंपल वाशिंग नहीं है, मतलब ये धुल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा धोएं तो उतर जाए। इसको कम से कम कोई 5-6 दफ़ा कम से कम इसको धोना पड़ता है। और रिकमेंडेड तो ये है कि जैसे वॉशिंग मशीन, अच्छी एक नई वॉशिंग मशीन हो या साफ़ वॉशिंग मशीन हो, उसके अंदर इसको डाल दें और नीचे वो उसका ढक्कन बंद कर दें और उसको चला दें 2-3 मिनट के लिए, पानी ड्रेन कर दें, फिर पानी बने, फिर उसको चला दें, फिर ड्रेन कर दें। 3-4 दफ़ा अगर करें तो वो सबसे आसान तरीका ये है। दूसरा ये है किसी जाली के ऊपर रखें और उसको मुसलसल हाथ मारें और कम से कम 2 मिनट के लिए रनिंग टेप वाटर के अंदर उसको मसलें अच्छी तरह,
तो सेपनन उतर जाएगा। तो उसके बाद तरीका है कि इस के बाद आप उसको पानी में डाल के उसको ज़ोर से हाथ से हिलाएं। अगर तो झाग अभी भी निकल रही है इसका मतलब सेपनन है। अगर झाग ख़त्म हो गई है तो फिर उतर गया। तो उसके बाद जब इसको इस्तेमाल करना है, पहली दफ़ा जब बॉयल करना है, पहला पानी इसका लाजमी गिरा देना है ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कड़वाहट है वो निकल जाए। तो कोशिश यही करें कि जितना आपने 2-4 किलो है उसको एक ही दफ़ा छुट्टी वाले दिन को घंटा 2 घंटा लगा के वाश कर लें। वाश करके उसको धूप में अच्छी तरह खुश्क करके तो फिर उसको महफूज कर लें, उसको फिर इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो बाज़ार में ज़्यादातर मिलता है वो उसको इंडस्ट्रियली तरीके से सेपनन उतार के वो करते हैं, उसका कोई मसला नहीं, वो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये अगर छोटे पैमाने पे अगर अभी पाकिस्तान में सेपनन फ्री ज़्यादा किनवा मार्केट में नहीं मिल रहा तो ये इसलिए बता रहा इसका। अच्छा, आपने बात की कि किनवा जो है ये हमारी बॉडी की जितनी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट है ये पूरी करता है। अच्छा, ये इसके कोई मेडिसिनल वैल्यू भी है, एज ए मेडिसन भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, एक तो जब हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, उसके अंदर इसमें मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, जिंक भी है, आयरन भी है और किसी हद तक कैल्शियम भी है। तो इसके अंदर पोटाशियम भी है। ये इसके अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो है ना ह्यूमन बॉडी को चाहिए ना, वो इसके अंदर दस्तयाब है। अब जिन बीमारियों के अगेंस्ट सबसे पहले तो ये जो सीलियक डिजीज़ है, जो कि ग्लूटेन सेंसिटिव लोग होते हैं कि जो कि गंदम हज़म नहीं कर सकते, जो जब गंदम खाते हैं तो उनके पेट के अंदर बीमारियां हो जाती हैं, उनका पेट लूज़ रहता है, उनके मोशन ख़त्म ही नहीं होते और ये बाई बर्थ है, ये पैदाइश से बीमारी होती है, इसका कोई इलाज कोई नहीं सिवाय ये कि आप ग्लूटेन ना लें। अब ग्लूटेन गंदम में बहुत ज़्यादा है, तो गंदम के बगैर उसको अलावा अगर कोई चीज़ अच्छी खानी, चावल खाएँगे तो वो चावल भी खा खा के आप थक जाएंगे, उसके अंदर प्रोटीन बहुत थोड़ी है। तो उसमें आपको ऐसी खुराक शामिल करना पड़ती है जो कि ग्लूटेन फ्री हो। तो एक तो किनवा जो है ना ये ग्लूटेन फ्री है। दूसरा इसके अलावा अब ये आइडेंटिफाई हुआ है कि चूँकि ये मुसलसल खाने से आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा है, तो शुगर के पेशेंट के लिए भी जड़ी आइडियल खुराक है। तो वो अगर इसको पेट भर के खाएँगे तो फौरी तौर पर उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। फिर ये कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी सलाहियत है। इसके अंदर कैम्फरोल और क्यूरेस्टिन जैसे फिनोलिक कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी कैंसर के अगेंस्ट भी काम करते हैं, दर्दों के अगेंस्ट भी काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी काम करते हैं, वो बहुत हेल्थ बेनिफिशियल है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वेलकम अगेन। इस वक्त हम अगेन इस डायरेक्टरेट ऑफ फार्म के फील्ड में मौजूद हैं जहाँ पर किनवा की सोइंग हो रही है और एज़ यूजुअल मेरे साथ डॉक्टर बसरा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त हम इनसे किनवा क्रॉप की जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने उसको एक्लिमेटाइज़ किया है, उसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप की है लोकल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इनसे हम हासिल करेंगे। तो डॉक्टर बसरा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस क्रॉप का सीड कैसा होता है और उसको हम किस तरह जो है लैंड प्रिपरेशन और सोइंग उसकी किस तरह कर सकते हैं? ये देखिए, इसका जो बीज है ना, ये आप समझे जैसे हमारा बाजरा का बीज होता है ना, ये तकरीबन उसी साइज़ का है, उससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बीज नहीं है। और इसको बिजाई इसकी कैसे करनी है, सबसे पहले ये देखें, आगे आ जाए। सबसे पहले ये देखें कि हमने इस ज़मीन को अच्छे वत्तर में तैयार किया है। तो वत्तर की निशानी ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें मिट्टी इकट्ठी नहीं हो रही और मिट्टी इसकी उड़ नहीं रही, ये एक एक दाना लैदा हो रहा है, ये अच्छा वत्तर है। इस वत्तर के अंदर ज़मीन को तैयार करते हैं और इसको रिज के ऊपर भी सोइंग करते हैं और इसके अंदर फ्लैट के भी करते हैं सोइंग। इस वक्त देखें कि ये रिजेस बनी हुई हैं और इन रिजेस के ऊपर ये तकरीबन 1-1 फुट के फासले के ऊपर आपके सामने देखें ये लोग बजाई कर रहे हैं। तो ये हाथ से बजाई की जाती है, इसको जैसे हम चौका या चोपा लगाना कहते हैं। तो ये शोल्डर सोइंग की जाती है। इसके बाद हम जब 2-4 दिन के बाद 1 हफ्ते तक हम इसको हल्का सा पानी लगा देंगे क्योंकि धूप तेज़ है। अगर धूप ना तेज़ हो तो इसी पत्थर के अंदर हम डिबल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा गहरा सीड चला जाए और वो इसी के अंदर जम जाता है। लेकिन चूँकि अब फोरकास्ट ये है कि अभी 10-15 दिन तक ये धूप तेज़ रहेगी तो दिन के वक्त इसका पत्थर ऊपर से खुश्क हो जाता है, नीचे तो पत्थर मौजूद रहता है और उससे ये डर होता है कि ये छोटा सीड है खुश्क ना हो जाए, तो उसको फिर हम हल्का सा पानी लगा देते हैं। तो ये इसकी बिजाई का तरीका है। तो बड़ा आसान तरीका है, कोई ऐसे जैसे आप समझे कि जैसे मकई को काश करते हैं ना, ये तकरीबन वही है, लेकिन इसका बीज छोटा है तो हाथ से 2-2, 4-4 बीज आते हैं जिससे हम इसकी सोइंग करते हैं। अच्छा डॉक्टर बसरा, ये जो आपने बताया स्ट्रक्चर हमारे पास, इसको रिज कहते हैं? ये रिज है। ठीक। अच्छा, शोल्डर सोइंग की टर्म यूज़ की थी आपने, अगर वो आप हमें बता दें कि किस तरह इसकी सोइंग करनी है। शोल्डर सोइंग का मतलब ये होता है
कि जैसे ये मैं खड़ा हूँ ना, तो ये मेरा ये शोल्डर है, ये मेरा सर है, ये मेरा शोल्डर है, ये मेरी कमर है, वेस्ट है, ये लोअर बैक और नीचे ये घुटना सब नीचे जा रहा है। तो ये रिज में हम ऊपर से छोड़ के तकरीबन आधा फुट छोड़ के तो हम इसकी यहाँ सोइंग कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से जो पानी जब हम लगाएंगे, यहाँ तक पानी लगाएंगे, हम यहाँ तक पानी नहीं लगाएंगे, यहाँ तक पानी लगाएंगे, वो पानी डायरेक्ट नहीं इसको पहुँचेगा, ये सीप करके ऊपर आएगा और उसके अंदर इसको वतर कंडीशन देगा, जो कि इसके लिए आइडियल है, क्योंकि छोटा सीड है। अगर आप यहाँ हम नीचे बजाई कर देंगे तो ये पानी के अंदर रहेगा, तो अगर ये 1-2 दिन पानी के अंदर रह गया सैचुरेटेड कंडीशन में, तो ये सीड गल सकता है, ख़त्म हो सकता है। ज़्यादा ऊपर सोइंग कर देंगे तो पानी ऊपर पहुँचेगा नहीं, तो ये ड्राई हो सकता है। तो ये आइडियल है। तो ये यही तरीका हम इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ कलर भी ज़्यादा हो, तो कलर भी ज़्यादा होता है कि वो जो ज़मीन के अंदर नमकियात हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो जो पानी नीचे रह जाता है, तो यहाँ दरमियान के अंदर मिनिमम जो कलर है वो रह जाता है और पानी ठीक मिल जाता है, तो अच्छी जर्मिनेशन हो जाती है। अच्छा डॉक्टर बसरा, हमें आप ये भी बताएं कि किस तरह की जो ज़मीन है वो इस फसल के लिए मौजू है। क्या रेतली ज़मीन पे इसको हम काश्त कर सकते हैं, दरमियानी ज़मीन पे हम इसको काश्त कर सकते हैं? देखें, जो किनवा है ना, ये बुनियादी तौर पे फैकल्टेटिव हेलोफाइट है। फैकल्टेटिव हेलोफाइट का मतलब ये है कि ये साल्ट अगर कलर वाली ज़मीन हो तो वहाँ ये अपने आप को ढाल लेता है उसके मुताबिक, और थोड़े बहुत जो सैलिनिटी है कलर वाली ज़मीन उसके ऊपर ये बहुत अच्छा इसके रिज़ल्ट आते हैं। बल्कि अगर थोड़ी आम सफ़ेद जिसे हम कहते हैं ना सफ़ेद कलर, वो अगर थोड़ा हो तो वो उसमें से ग्रोथ बल्कि ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन काले कलर में इसको नहीं ग्रो करना चाहिए, क्यों? काले कलर में ये होता है कि ज़मीन का सांस बंद हो जाता है, पोरोसिटी नहीं रहती, क्लॉगिंग हो जाती है, ढेले बन जाते हैं। जब हम पानी लगाते हैं क्लेई साइल में या सोडिक साइल में, वो दो ज़मीनों को आप अवॉइड करें। सोडिक साइल में और क्लेई साइल में दोनों में ये होता है कि ज़मीन का जो पोरोसिटी है वो पुअर होती है, और उसकी वजह से इसकी जड़ें जो है ना उनको जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाती। बाकी ये आप इसको मैरा पे काश कर सकते हैं, इसको आप जो सैंडी लोम है उसके ऊपर काश करते हैं, हल्की रेतली मैरा उसके ऊपर भी काश कर सकते हैं, थोड़ी बारी के ऊपर भी काश कर लें, लेकिन प्योर क्ले ना हो। अच्छा, इसका आप हमें ये बताएं कि कितना ये आपके हाथ में, जैसा कि अब हम देख भी सकते हैं कि किनवा का सीड है हमारे पास, बड़ा ही छोटे साइज़ का सीड है। तो डॉक्टर बसरा, इसका सीड रेट क्या होगा और इस सीड का सोर्स क्या है, हमें ये कहाँ से मिल सकता है? देखिए, ये पूरे 1 एकड़ के लिए ये 2.5 किलो सीड काफ़ी है अगर इस तरीके से लगाएं। अगर आप ड्रिल करेंगे तो उससे तो आप 4 या 5 किलो सीड भी ज़ाया हो जाता है, लेकिन इतने ज़्यादा पौधे आपको चाहिए नहीं। हाथ से लगाएं तो ज़्यादा एहतियात से लगाएं तो हत्ता कि 2 किलो से भी आप एकड़ लगा सकते हो, तो वो ज़्यादा नहीं है। सीड अब जो नई लाइनें हैं वो तो यूनिवर्सिटी में अल्टरनेट क्रॉप लैब के पास अवेलेबल है। बाकी अब एंटरप्रेन्योर्स हमारे हैं जो कि फार्मर्स हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जिनके पास इसका बीज अवेलेबल है, वो इसको ग्रो करते हैं। ओरिजिनली हमारे पास USDA जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसका जर्म प्लांट जो सेंटर है वहाँ से मंगवाया, वो 200 हमने मंगवाए हैं, लास्ट टाइम हमने स्क्रीन किए थे। अब जो हमारी स्टैंडर्ड वैरायटी है जो कि दुनिया की एवरेज से डबल पैदावार दे रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पीरू बोलीविया के पास सबसे ज़्यादा पैदावार हमने ली है, वो अब 20 वैरायटी हैं जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सारी ये वो वैरायटी हैं कि जो दुनिया की एवरेज है उससे डबल पैदावार देने वाली हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सक्सेस है। ठीक। अच्छा डॉक्टर बसरा, आप हमें ये बताएं कि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, कितने नंबर ऑफ़ इरीगेशन या कितने पानी हमने इस फसल को लगाने होते हैं? देखिए, रौनी के अलावा सिर्फ 3 पानियों में ये फसल पक जाती है, सिर्फ 3 पानियों में। मार्च के बाद आप पानी नहीं लगाते, वो मंथली बेसिस पे एक पानी लगाते हैं। एक जनवरी में लगा देना है, फरवरी में लगा देना है, एक शुरू मार्च में लगा देना, उसके बाद हमने पानी नहीं लगाना, और उसके बाद बस इसको पकने देना है। तो ये फसल आमतौर पे हमारी अप्रैल में पक जाती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, कुछ वैरायटियाँ हमारी ऐसी थी कि जो मार्च में भी एंड पे पक गई थी, लेकिन ये अप्रैल तक ये सारी फसल तैयार हो जाती है। और जब 60% तकरीबन इसके जो दाने हैं वो नेल डंटिंग पोजीशन में आ जाएंगे, सख्त हो जाएं, तो फिर हार्वेस्ट करके 2-3 दिन धूप हम लगवा लेते हैं, और उसके बाद हम आम जो गंदम का थ्रेशर है उसके ज़रिए या हम मैनुअली उसको दाने निकाल लेते हैं।
अच्छा, इस मतलब इसका जो ऑप्टिमम सोइंग टाइम है वो नवंबर है, और ये क्रॉप हमारे पास जो है वो 5 से 6 माह की है। मार्च या अप्रैल में हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर बसरा, ये फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट नहीं हमारी इस पे बात हुई कि इसके फर्टिलाइज़र या कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसको रिक्वायर्ड होते हैं और हमें अप्लाई करने चाहिए? देखिए, फर्टिलाइज़र तो हर फसल को चाहिए, जी। खाद तो हर को चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इसमें हम आमतौर पे ना जो 70 केजी पर एकड़ इसके ऊपर हम नाइट्रोजन डालते हैं और 50-50 फास्फोरस और पोटाश डालते हैं। तो फास्फोरस और पोटाश को कोशिश करते हैं कि पहले सारी डाल दें, जबकि नाइट्रोजन को 2 या 3 हिस्सों में हम स्प्लिट करके डाल दें। जो किनवा का एक सबसे बड़ा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इशू है वो इसकी जड़ी बूटी है। क्योंकि ये पौधा जो है ना, ये मिलता जुलता है बाथू से, चलाई से, कुरुंड से, और उसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो कोई ऐसा सेलेक्टिव हमारे पास हर्बेसाइड नहीं है कि जो सिर्फ उन जड़ी बूटियों को मारे और किनवा को ना मारे। तो इसलिए जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे किनवा भी डैमेज हो जाता है। तो इसको सबसे ज़्यादा हमारी जो लेबर लगती है या एक्स्ट्रा खर्चा है इसके ऊपर, वो उसकी हैंड वीडिंग है, मैनुअल वीडिंग है, कि जिससे हम इसकी जड़ी बूटी ख़त्म करते हैं। तो वो आपको 2 या 3 दफ़ा डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन, कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ आपको एक ही वीडिंग से गुजारा हो जाता है, लेकिन कई इलाकों में आपको 2 या 3 दफ़ा भी इसकी ना जड़ी बूटियाँ जो है ना वो हाथ से ख़त्म करना पड़ती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बसरा, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर बसरा, जैसा कि आप ऑल्टरनेट क्रॉप्स लैब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में लैब है हमारे पास और आप उसको लीड कर रहे हैं, तो आपने लास्ट ईयर इसका किनवा का जो सीड है बाहर से इंपोर्ट भी किया। आपने और आपकी जो लैब है, आपके साथ जो आपकी काम करने वाली टीम है, उसकी क्या प्रोग्रेस है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर? आपने जो एक एफ़र्ट की है उसका अब तक आपको क्या रिज़ल्ट मिला है? देखिए, ये 2009 में हमने पहली दफ़ा USDA से मटेरियल मंगवाया, पिछले साल हमने फिर और मंगवाया। तो अब तक टोटल हम 201 दफ़ा और 160 यानी 360 कम अज़ कम हम मुरिंगा का ना जो जर्म प्लाज्म है वो मंगवा चुके हैं। सॉरी, किनवा का हम जर्म प्लाज्म मंगवा चुके हैं 360 कम अज़ कम। और उनका मकसद यही होता है कि उनमें से हम अच्छी वैरायटियाँ ढूँढें। तो हमारे पास कुछ ऐसी अच्छी लाइनें आ गई हैं कि जो कि दुनिया में बाकी ममालिक हैं, जो कि 100 के करीब दूसरे ममालिक हैं ओरिजिनल साउथ अमेरिकन के अलावा, वो किनवा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे एतमाद से कहता हूँ कि हम उन सबसे बेहतर हैं। और अभी भी कल भी इंडिया में मैंने बहुत सारे लोगों को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो भेजी है, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी। ईरान में, तुर्की में और चाइना में, इन तीनों जगह के ऊपर जो मेरी सिलेक्टेड लाइनें हैं वही, और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वही उन्होंने अडॉप्ट की और डिस्कस की। अब हमारा काम तो बुनियादी तौर पे ये था कि हम पाकिस्तान को एक ऐसी नई फसल दें जिसकी दुनिया भर में डिमांड है। तो आप अल्लाह ताला ने हमें ये सूरज दी है, ये ज़मीन दी है, ये मौसम दी है, तो अगर हमने इसको थोड़ा कम भी खाना है तो दुनिया को हम दें। तो एज ए कैश क्रॉप, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी, बुनियादी तौर पे इसको दरियाफ़्त करने का मकसद यही था। किस किस पहलू के ऊपर काम किया है हमने? इसकी बुनियादी तौर पे तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कि लगाना कहाँ पे, सोइंग टाइम क्या है, सोइंग मेथड क्या है, इरिगेशन कितनी अप्लाई करनी है, वीडिंग कैसे करनी है, खादें कितनी डालनी है, हार्वेस्टिंग के तरीक़ेकार क्या है, सीड को महफूज क्या करना है, और उसके अलावा फिर हम मुख्तलिफ जो स्ट्रेसेस है हमारे ख़ास तौर पे जो कलर वाली ज़मीन है उसके ऊपर कैसे काम करना है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और म्यूनसिपल वेस्ट वाली ज़मीनें हैं जहाँ के मेटल आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ इसको कैसे ग्रो करना है। तो इन ड्राउट के ऊपर इसका क्या रिस्पांस है, चिलिंग के ऊपर क्या रिस्पांस है, तो इन पहलुओं के ऊपर हम इसका काम कर रहे हैं। और दूसरा, हमने इसको कुछ मेडिसिनल सीलिक डिजीज़ और दूसरी बीमारियों अगेंस्ट भी हम इसके ऊपर कुछ स्पोर्ट की रिसर्च की। फिर हमने फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर इसकी कौन कौन सी डिशें बन सकती है और किन डिशों के अंदर इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी है। इसको अगर हम फोर्टिफाइड अगर ब्रेड बनाएं गंदम के साथ मिक्स करके किस रेशो के साथ करनी चाहिए, और दूसरी स्वीट डिशों में और सैलड में इसको कैसे करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम इसकी प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग अब और इसके ऊपर मोटिवेट हो रहे हैं, और अब मेरे अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी डिसाइड किया है कि किनवा और दूसरी मुतबादल फसलात जो है ना, इसको अयूब रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उस भी काम शुरू करे। तो वहाँ भी इसकी बजाई हो रही है, और वो लाइनें मैंने सारा जम्पलाज उन्हें भी प्रोवाइड किया है ताकि पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी पूरी टीम लगा के इसके ऊपर काम करें। तो अब ये प्रायोरिटी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, ये ओवर द नाइट तो हो नहीं सकता। अब दूसरा सवाल आपने किया था इकोनॉमिक्स का, मार्केटिंग का। देखिए, किसी चीज़ का भी बनने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसियों का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। अब अभी तक ये है
कि पाकिस्तान में कोई 50 से लेके 100 एकड़ तक किनवा लग रहा है और सारा कंज्यूम हो रहा है। और ये बगैर किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के, बगैर किसी प्रॉपर मार्केट के है। लोग इंडिविजुअली, डॉक्टर्स, कुछ हकीम, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट, वो इसको रिकमेंड करते हैं। कुछ लोग जो बाहर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, उन्हें किनवा का इस्तेमाल करते हैं, वो पाकिस्तान आते हैं तो वो उन्हें पता है कि पाकिस्तान में ये अवेलेबल है। कुछ लोग नई हमारे फेसबुक, सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस होने के बाद वो ले रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ बीमारियों की इस फ़ायदा हो रहा है तो तब ले रहे हैं। अब इतनी तो हो रही है, लेकिन उसको बूस्ट अब जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको रिसर्च में भी शामिल कर लिया, तब मिलेगा, तो वो इंशाल्लाह आइंदा मिलेगा। और बहुत सारे लोग इसको एक्सपोर्ट के लिए ले रहे हैं और अभी भी बड़े पैमाने के ऊपर लोग इस साल इसको सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि अगले साल इसको हंड्रेड्स और थाउजेंड्स एकड़ के ऊपर लगाएं, और वो काम चल रहा है। और देखिए, जो गैर रवायती फसलें हैं ना, उनके लिए ये तो नहीं कि आपने काश्त की और मंडी में फेंक दिया और उनको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ये गैर रवायती फसलों के लिए मार्केट बनाना पड़ती है आपको। तो जो प्रोएक्टिव लोग हैं, जो बड़े पढ़े लिखे फार्मर्स हैं, वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसको इंशाल्लाह आगे मैं इसका फ्यूचर देख रहा हूँ कि पाकिस्तान से जो किनवा है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट और कैश ये जो वाली आइटम है, और ये कैश क्रॉप इंशाल्लाह बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि आपने इसको इंपोर्ट किया बाहर से, अब तक आपने इस क्रॉप को लेके आउटरीच एक्टिविटीज़ क्या की हैं? क्या यहाँ के लोकल फार्मर को आपने टच किया है इस क्रॉप के हवाले से? देखिए, अभी तक हमने जो इसकी अवेयरनेस कैंपेन की है, उसके नतीजे में हमने इसके ऊपर लोकल ज़बान में भी लिखा है, अखबारों में भी लिखा है, पम्फलेट इसके पब्लिश किए हैं, जो किसानों के लिए मुख्तलिफ मैगज़ीन छपे जाते हैं, उसके अंदर भी इसके आर्टिकल्स लिखे हैं, रेडियो टॉक्स भी दी हैं, टीवी प्रोग्राम भी इसके आ चुके हैं, और सोशल मीडिया इसकी बुनियादी चीज़ है जो बहुत है। उसके अलावा हमने किनवा डे भी सेलिब्रेट किए हैं। तो उसके नतीजे में हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स इसको अवेयरनेस हो चुकी है, और अपने अपने फार्म के अपने अपने लेवल के ऊपर बहुत सारे लोग इसको टेस्ट कर चुके हैं, जो हम सिलेक्टेड लाइनें दे के उन्हें दिखा चुके हैं, वो लोग कर चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है कमर्शली भी इसको अब मैं कह सकता हूँ कि 40-50 लोग तो ऐसे हैं जो उसकी खा वो 1 एकड़ लगा के किसी सुपरमार्केट को या किसी डॉक्टर को या किसी हॉस्पिटल को प्रोवाइड करते हैं, वो कम से कम इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और बहुत सारे लोग अब इन्वॉल्व हो चुके हैं जो अब इसकी एक्सपोर्ट के लिए बड़े पैमाने के ऊपर वो इंटरनेशनली वो देख रहे हैं कि इसको करें। तो उसमें बहुत सारे फार्मर्स, लेकिन छोटे फार्मर्स जिनकी रसाई या जिनकी अप्रोच मंडी से आगे नहीं है, उनको हम अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं कर रहे कि वो लगाएं इसको। अच्छा, हमें ब्रीफ सा बताइएगा, आपने एक फेस्टिवल और सेमिनार की बात की, तो मंथली और या ईयरली बेसिस पे आप इसको सेलिब्रेट करते हैं, या कहाँ पे आप लास्ट टाइम आपकी क्या एक्टिविटी हुई थी? तो लास्ट टाइम हमने यहाँ फैसलाबाद के करीब एक जेके फार्म है, तो वो बड़े प्रोएक्टिव हैं, उनका बड़ा मॉडल किस्म का फार्म है, और वो किनवा भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो लोकल मार्केटिंग है वही कर रहे हैं। तो ये बल्कि उन्हीं की ख्वाहिश पे हमने एक किनवा डे सेलिब्रेट किया था। ये 2 दफ़ा किनवा डे सेलिब्रेट हो चुका है उसी जेके फार्म के ऊपर। तो जहाँ एक दफ़ा तो हमने हार्वेस्टिंग की थी, जिसमें जो हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे वो, और डीसीओ फैसलाबाद मैंगल साहब थे उस वक्त वो, और साथ डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, वो रिसर्च के लोग, यूनिवर्सिटी के, एकेडमिया के और एक्सटेंशन के और फार्मर्स, ये सब मौजूद थे, और एक बहुत बड़ा किनवा डे सेलिब्रेट किया था। उसके बाद लास्ट ईयर फिर हमने दोबारा किया, जिसमें भी बेशुमार जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे वो आए थे, और रिसर्च से भी लोग आए थे, और उनका एक इंटरेक्शन हुआ था। अब ये हमारा इरादा है कि हर साल हम एक किनवा डे भी सेलिब्रेट किया करें, जिसमें हम पूरे साल की एक्टिविटी को और उसके होने वाले प्रॉब्लम्स को और फार्मर्स और रिसर्चर का आपस में इंटरेक्शन है उसको हम ज़्यादा मजबूत बनाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बसरा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर टारगेट्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर शहजाद बसरा से, जो कि हमारे साथ मौजूद थे किनवा क्रॉप के ऊपर। और मेरे ख्याल में जो आप चीज़ें आपने सुनी और यहाँ पर हमने आपको दिखाया भी सही कि प्रैक्टिकली यहाँ पर अल्टरनेट क्रॉप्स लैब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के स्टूडेंट्स जो हैं वो किनवा की सोइंग कर भी रहे हैं। आपके साथ एक छोटी सी जो मैसेज है वो मैं ये देना चाहूँगा कि जैसे हमने सुना, एक सुपर फूड है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर बड़ी अच्छी न्यूट्रिशन रखी है, अच्छे क्वालिटी फैटी एसिड्स इसके अंदर मौजूद हैं, हाई प्रोटीन क्रॉप है, इसके मेडिसिनल यूजेज हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी
पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, मोर देन 50% लोग जो है वो पुअर हैं और विलेज एरियाज़ के अंदर रहते हैं, उनकी डाइट पुअर है, उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डिज़ीज़ का सबसे बड़ा फैक्टर है वो भी पुअर डाइट ही है। अगर इस तरह की क्रॉप्स और ये सुपर फूड, इसको अगर हम अपनी डाइट में प्रॉपर जो है वो शामिल कर लें तो मेरे ख्याल में हम लोगों का जो हेल्थ स्टैंडर्ड है, हम लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो सकता है, हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं, हम लोग डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। और अगर हम अल्टरनेट क्रॉप्स लैब की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के अंडर काम करने वाली ये लैब, जिसको डॉक्टर शहजाद बसरा इस वक्त लीड कर रहे हैं, वो और उनकी टीम पिछले चंद सालों से अल्टरनेट क्रॉप्स के ऊपर मुसलसल काम कर रही है। और उनकी ये कोशिश है कि इस तरह की जो सुपर फूड्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अभी अडॉप्ट नहीं की गई, उनको बाहर से यहाँ पे इंपोर्ट किया जाए, उनके सीड्स इंपोर्ट किए जाएँ, यहाँ पर उनको एक्लिमेटाइज़ किया जाए, उनकी लोकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, हमारे अपने जो लोग हैं, वो इस तरह की जो सुपर फूड्स हैं उनको ग्रो करें, अपनी सेहत के साथ साथ जो है वो उसको मार्केट के अंदर भी लेके आएँ, ताकि इसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़े और अल्टीमेटली हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारे देहात के लोग खुशहाल होंगे, हमारे लोग खुशहाल होंगे, पाकिस्तान खुशहाल होगा और इसी में हम सब की खुशहाली है। थैंक यू वेरी मच।